हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्री चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हमारे ईओआरओ का टेस्ट नंबर रहने वाला है 47वां। इससे पहले हमने 46 टेस्ट है वो कर लिए हैं और ईओआरओ का लगभग सिलेबस है वो हमने कवर कर लिया। आज की क्लास की बात करें तो इसमें आपके 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और आज की क्लास में हमारे पार्ट बी और आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आज की क्लास है मुझे बाहर से लेनी पड़ रही है और मैं ऑफिस वर्क से बाहर आई हुई थी, इसलिए आपकी क्लास बाहर से ले रही हूँ। तो मैं आपके आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है वो नहीं बना पाई थी। मैंने सोचा अगर क्लास को कैंसिल करेंगे तो आपका और मेरा दोनों का रूटीन खराब होएगा, इसलिए चाहे 20-25 मिनट की जितनी भी क्लास बनेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ तो हम डिस्कस करें ताकि हमारा रूटीन बना रहे, और साथ में चाहे कितने भी सही 36 क्वेश्चन की अगर चर्चा कर लेते हैं तो हमारा रूटीन भी बना रहेगा और कितने क्वेश्चन तो हमें देख लेंगे, पढ़ ही लेंगे, रिवाइज कर ही लेंगे। तो चलिए आज की क्लास है वो हमारी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा राजस्थान जीके का है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर और मेहरानगढ़। तो आमेर के किले में आपके शिला देवी का मंदिर स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, किसी नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कितनी कालावधि के लिए अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है? 1 माह की अवधि से अधिक नहीं, 2 माह की अवधि से अधिक नहीं, 6 माह की अवधि से अधिक नहीं और 1 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है नगर पालिका को तो उसको 6 माह तक का है वो अवकाश से मिल सकता है, 6 माह से अधिक का नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। मैं आपको क्वेश्चन है थोड़ी जल्दी और है वो फास्ट करवाऊंगी और इनमें है मैं आपको उन क्वेश्चंस के टिक लगवाऊंगी आंसर के। अगर आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, भोरट का पठार यहाँ अवस्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, आमेर से नाहरगढ़ तक और जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक। तो अगर हम भोरट का पठार है उसकी बात करें तो ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। इसमें बात करें कि भोराट के पठार है, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई कितनी है तो इसकी 1225 मीटर है वो औसत ऊंचाई है। अगर आपसे कभी पूछ भी ले तो कितनी है, 1200 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई है। अगर बात करें कि जो उदयपुर और राजसमंद की जो सबसे राजसमंद की सर्वोच्च चोटी है कौन सी, जो कि राज्य की चौथी है, तो कौन सी है? ये है राज्य की चौथी है जरगा। तो अगर इसकी ऊंचाई की जरगा की बात करें तो जरगा की कितनी है, 1431 मीटर है। तो जरगा भी किस पठार पे है? तो ये भोरट के पठार पे है। किस पे? भोरट के पठार पे है। तो ये भी आपको याद रखनी है कि आपके उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है, औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। और उदयपुर राजसमंद की जो सर्वोच्च चोटी है और राजस्थान की चौथी चोटी जरगा है वो भी किस पे स्थित है? भोरट के पठार पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, श्रृंखला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित है। अब ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? दही बिलोने से संबंधित है। दही बिलोने से संबंधित है। आपने देखा होगा कि पीछे के एग्जाम से है उनमें ये पूछा भी गया है कि जैसे श्रृंखला का एक बार दे दिया कि श्रृंखला क्या है, झेरना क्या है, नेत्रा क्या है, गिड़गिड़ी क्या है, इनमें सारे साथ में ही दे दिए ताकि सारे के सारे किससे संबंधित है? दही बिलोने से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर, कोसवर्धन दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग और त्रिभुवनगढ़ दुर्ग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। तो ये दुर्ग है क्या कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। मैंने कल वाले टेस्ट में या परसों वाले टेस्ट में कोसवर्धन के बारे में बताया था। किस दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है? शेरगढ़ के दुर्ग को, शेरगढ़ के दुर्ग को है कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के अवकाश पर जाने पर उसका कार्यभार किसको मिलता है? उपाध्यक्ष को,
निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को या फिर किसी समिति के अध्यक्ष को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपाध्यक्ष को। नगरपालिका का जो अध्यक्ष है वो अवकाश पर चला जाता है तो उसके कार्य या कार्यभार कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष चला जाता है यानी अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर जो सदस्य होगा, नगरपालिका का सदस्य होगा, वो इसका कार्यभार संभालेगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जिस वर्ग से अध्यक्ष होगा उसी वर्ग का उपाध्यक्ष होगा, और अगर उसी वर्ग का जो सदस्य होगा तो उसी वर्ग के सदस्य को यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कार्यभार संभाला जाएगा। अगर अध्यक्ष है वो मान के चलिए ओबीसी का है तो फिर ओबीसी का ही उपाध्यक्ष है वो इसका कार्यभार संभालेगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो वो सदस्य ओबीसी का ही होगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया कि जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का वो सदस्य है वो कार्यभार संभालेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है आफरणी, अटालो, अगुणो और आथुणो। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आथुणो। पश्चिमी दिशा के लिए यानी ये 4 दिशाएं हैं, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्व दिशा यानी पूर्व दिशा की दिशा को है वो राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अगुणो। अगुणो यानी उगने वाला, यानी पूर्व दिशा से जो सूर्य उगता है तो इस दिशा को क्या बोलते हैं? अगुणो बोलते हैं। दूसरी इससे विपरीत पश्चिमी दिशा, तो पश्चिमी दिशा में आथुणो, इसको बोलते हैं आथुणो, यानी अगुण और आथुण। अगुण और आथुण, पूर्व को अगुण और पश्चिम को आथुण। पश्चिम को आथुण, तो आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं अगुण और आथुण। यानी अगुण यानी उगने वाली दिशा, यानी सूर्य के उगने वाली दिशा है वो क्या है? अगुण है। और आथुण कौन सी है? उससे विपरीत दिशा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर और दक्षिण को क्या बोलते हैं, तो उत्तर को बोलते हैं उत्तराद, उत्तराद या फिर उत्तरादी दिशा, ठीक है, और दक्षिण को बोलते हैं दिखनाद, दिखनाद। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, उत्तराद यानी उ से उत्तराद और द से दिखनाद। तो ये भी आपसे अगर पूछे जा सकते हैं, जैसे पश्चिम की पूछा है तो आपको दक्षिण की, उत्तर की, पूर्व की कौन से भी पूछ सकता है। तो ये आपको चारों की चारों ध्यान होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? चाचड़, चांदबाला, चांदमारी और चांच। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से चांदमारी। ऑप्शन से चांदमारी। ये राजस्थानी भाषा के कुछ शब्द हैं, या फिर इनको बोल दे कि राजस्थानी भाषा में इस चीज को क्या बोलते हैं, तो ये काफी बार एग्जाम में आते हैं, काफी बार ये एग्जाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो ये इन सभी का हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, इगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? जयगढ़, चित्तौड़गढ़, शेरगढ़ और मांडलगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयगढ़ किला है वो ईगल की पहाड़ी में स्थित है, जो कि जयपुर में है। जयगढ़ जयपुर में है तो ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अध्यक्ष की पदावधि शेष रहने पर अध्यक्ष के रिक्त पद को निर्वाचन से पुनः भरे जाने पर नए अध्यक्ष का कार्यकाल है वो कितनी कालावधि के लिए होगा? शेष कालावधि जिसके लिए पद धारण करेगा, पूर्ण कार्यकाल के लिए, 5 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। तो ये तो हम सभी को पता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शेष कालावधि के लिए जिसके लिए पद धारण करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलाण है घोड़े की श्रृंगार की सामग्री, छकड़े की संबंधित वस्तुएं, ऊंट की सजावट की वस्तुएं और खेजड़ी व बड़ पूजन का सामान। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तंग हो गया, मूर्खा हो गया, गोरबंद हो गया, पिलाण हो गया, ये ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, खलिहान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? खलिहान यानी जिस पर हम, ये कोई खेत है, खेत का जो सारा का सारा अन्न है, जो कि फसल है, वो एक जगह इकट्ठा की जाती है उसे निकालने के लिए। तो फसल को इकट्ठा करने का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं खलिहान। उसे क्या बोलते हैं? खलिहान। और हमारे जो देसी भाषा उसमें खिलाण भी बोलते हैं इसको। तो इससे क्या बोलते हैं? खलिहान बोलते हैं, जहाँ पे अन्न राशि है वो निकाली जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया चल्ली, चरमर, चमोटी या फिर चांक।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चांक। जो खलियान में अनुनासिक पर चिन्ह लगाने की क्रिया है वो कहलाती है चांक। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वैसवती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्ह होते हैं, यानी किस प्रकार के टीले होते हैं। रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या फिर तारा बालू का स्तूप। तो आपका राइट आंसर होगा, इसमें जो टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है इसमें वो ऑप्शन लिखा ही नहीं गया, तो आपका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं ये हमारे जो बीकानेर हो गया, दक्षिण गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू, सूरतगढ़, इस जो क्षेत्र है उसमें ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये बालू का स्तूप है वो दीर्घ काल तक वायु की दिशा में प्रवाहित होते हैं, जिससे पवन की दिशा के साथ समकोण बनाते हैं। और ये जो स्तूप होते हैं अर्ध शुष्क भागों में स्थिर रहते हैं, अर्ध शुष्क भागों में अधिक स्थिर रहते हैं, यानी मरुभूमि के जो पूर्वी और उत्तरी भाग है, मरुभूमि के जो पूर्वी और उत्तरी भाग है वहां पर अधिक पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है नगरपालिका उपाध्यक्ष लिखित नोटिस देकर किसे अपना त्यागपत्र है वो प्रस्तुत कर सकता है। मुख्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, स्वायत्त शासन विभाग को और नगरपालिका अध्यक्ष को। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। जो उपाध्यक्ष है वो लिखित नोटिस देकर नगरपालिका अध्यक्ष को है वो त्यागपत्र दे सकता है। राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है अगेती और पछेती शब्द प्रयुक्त होते हैं जल्दी एवं विलंबित बिजाई के लिए, आना एवं जाना के लिए, हर्बल दवा या फिर वर्तमान एवं भूतकाल। तो अगर अगेती और पछेती शब्द के प्रयुक्त होते हैं किस लिए होते हैं, आपने देखा होगा ये होते हैं आपकी बिजाई से संबंधित होते हैं। जब बिजाई है यानी फसल की बिजाई, फसल उगाती है, अगर वो थोड़ा बिजाई का समय होता है उससे पहले अगर उगा दी जाती है तो उसको बोलते हैं अगेती, उसको बोलते हैं अगेती। अगर थोड़ा सा टाइम निकल जाता है और उसकी लेट बिजाई की जाती है तो उसे बोलते हैं पछेती। कभी आपने कई बार देखा होगा कि जब आपके सर्दी का मौसम होता है तो कई बार फसलों को है वो पाला लग जाता है, यानी फसलों को नुकसान हो जाता है, तो बोल दिए जाते हैं कि ये जो अगेती फसल थी उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगेती मीन्स जो बिजाई के समय से थोड़ी से पहले है वो बिजाई कर दी जाती है, उन फसलों को बोलते हैं अगेती फसल। और जो बाद में की जाती है उनको बोलते हैं पछेती फसल। कई बार ये भी बोल देते हैं कि अब की बार तो ये फसल पछेती थी, इस वजह से है ये अच्छा इसमें दाना नहीं हुआ या फिर ये फसल है वो अच्छी नहीं हुई। तो इसे अगेती और पछेती क्या होता है, जो जल्दी एवं विलंबित बिजाई होती है, अगेती मीन्स जल्दी, पछेती मीन्स विलंबित बिजाई होती है, उसे बोलते हैं अगेती और पछेती। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है माळियो या मालिया क्या है। स्त्रियों का एक कर्णाभूषण, मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा, एक प्रकार का वाद्य और एक बड़ा तकिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा होता है वो कहलाता है माळियो। माळियो होता है ये जो मकान बना होता है उसकी जो ऊपरी मंजिल होती है, जैसे एक कमरा बना होता है उस कमरे को क्या बोलते हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश में इसको माळियो या फिर मालिया बोल देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लू है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवनें होती हैं उन्हें लू कहते हैं, बिल्कुल सही है। मावट, शीत वर्षा में होने वाली वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, ये भी बिल्कुल सही है। भंभूलिया, वायु चक्रवात या भंवर, तो ये भी बिल्कुल सही है। भंभूलिया उसे कहते हैं जो वायु चक्रवात होता है, ये गर्मियों में आता है, गर्मियों में। बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, बरखान। बरखान ये होते हैं बालू का स्तूप जो अर्धचंद्राकार होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होती है, उन्हें ही बरखान बोला जाता है। अगर हम बरखान की बात करें तो ये आपके चूरू, जैसलमेर, सिक्कर, लुणकरणसर, सूरतगढ़, बाड़मेर, ओसियां, इनमें ये गतिशील रहते हैं और ये नवीन बालू का स्तूप होते हैं। कौन से होते हैं, नवीन बालू का स्तूप होते हैं, यानी कि ये वायु की दिशा में है, अपना स्थान है वो बदलते रहते हैं। और अगर इनसे पूछा जाए कि इन बालू का स्तूपों की दिशा सामान्यतः कौन सी होती है, अगर दिशा इनकी पूछ ले तो सामान्यतः जो मार्च से सितंबर के मध्य बहने वाली हवा होती है,
मार्च से सितंबर के मध्य बहने वाली जो दक्षिणी पश्चिमी जो पवनी होती है उन्हीं के अनुरूप है इनकी दिशा होती है। अगर पूछ भी ले बरखान की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, तो सामान्यतः वो मार्च से सितंबर के बीच जो बहने वाली दक्षिणी पश्चिमी पवनी होती है उन्हीं के अनुरूप होती है। और जो बरखान होती हैं ये बालू का स्तूप प्राय वनस्पतिहीन क्षेत्र में होते हैं। वनस्पति विहीन क्षेत्र में होती है, इसीलिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो स्थानांतरित होते रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 27 में आकस्मिक रिक्ति हुए पद की कालावधि कितनी होगी? प्रथम निर्वाचित सदस्य के कार्यकाल की शेष कालावधि के बराबर, प्रथम निर्वाचित सदस्य के पूर्ण कार्यकाल के बराबर, 1 माह या फिर 6 माह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी जो आकस्मिक रिक्ति से पद खाली हुआ है उसकी जो आगे कालावधि होगी जो प्रथम निर्वाचित सदस्य था, यानी जो रिक्त हुआ उससे पहले उस पर जो निर्वाचित सदस्य था उसका जो शेष कार्यकाल था उस शेष कालावधि के बराबर है वो आकस्मिक रिक्त हुए पद की कालावधि होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है सूड़ क्या है? फसल की निराई करना, पेड़ों की टहनियाँ छांटना, खेत जोतने से पहले खेत के जाड़ जखाड़ साफ करना और खेत में वर्षा से पहले हल चलाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेत जोतने से पहले खेत के जाड़ जफाड़ साफ करना, यानी खेत की जुताई करने से पहले किसान है वो खेत में जो छोटी झाड़ियाँ होती हैं या फिर जो घास फूस होता है बड़ा उसे साफ करती हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? सूड़ करना बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है धराड़ी है वृक्ष मित्र परंपरा वृक्ष संरचना हेतु खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था, गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था या फिर सरकंडों के संग्रहण की व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था है वो धराड़ी कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा युग्म है वो असंगत है? बरखान है वो अर्धचंद्राकार बड़े टिल्ले होते हैं, दोहरे लहरदार रेगिस्तानी टिल्ले, खादर गहरी खंड युक्त बीहड़ भूमि और खंडीन मुल्तानी मिट्टी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4th, बरखान अर्धचंद्राकार टिल्ले बिल्कुल सही बात है, दोहरे लहरदार रेगिस्तानी टिल्ले, खादर है वो गहरी खंड युक्त बीहड़ भूमि होती है और खंडीन है वो मुल्तानी मिट्टी नहीं होती। खंडीन क्या होती है? खंडीन है वो जैसलमेर में है, जैसलमेर में प्रसिद्ध है, जैसलमेर में। और जैसलमेर के जो उत्तर में बड़ी संख्या में जो पलाया जिले होती हैं उन्हें ही बोला जाता है खंडीन। और ये खंडीन है वे प्राय कगारों से निम्न कागार होते हैं, वो कगारों से घिरी हुई होती हैं। तो खंडीन जैसलमेर के उत्तर में बड़ी संख्या में पलाया जिलों को बोला जाता है जो कि निम्न कागारों से घिरी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने से रिक्त हुए किसी सदस्य का पद भरा जा सकता है उसी वर्ग जैसे जाति और लिंग के व्यक्ति से, महिला या पुरुष किसी भी जाति या लिंग के व्यक्ति से या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उसी वर्ग के जैसे जाति हो और लिंग के व्यक्ति से। जब मान लीजिए उसमें कोई सीट है, जैसे पहले जो सदस्य चयनित था वो आपकी एसटी की महिला थी, तो अब उनका पद खाली हो गया, रिक्त हो गया, तो उसकी जगह एसटी की महिला ही निर्वाचित होगी, तो उससे ही वर्ग जैसे जाति और लिंग के व्यक्ति से। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कातरो है बीज का प्रकार, फसल का प्रकार, फसली रोग और पशु रोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फसली रोग। इसे फसली रोग ना कह करके कातरों को बोल सकते हैं जो अपनी फसल होती है, मूंग मोट बोल दे या जो भी बोलते हैं, इनमें है जो एक कीट होता है जिसे लट भी बोला जाता है। लट जो इससे जो बड़े रूप की लटें होती हैं उनको कातरों बोला जाता है, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाती है तो वो फसली रोग ही हो जाता है। लेकिन उसको अगर ये भी बोल सकते हैं कि ये बड़ा कीट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है जिम्या पक्ष चुलू होने से तात्पर्य है काम पूरा होने पर स्थिति में कोई परिवर्तन हो सकना, जीवन भर के लिए नाता तोड़ लेना,
किसी काम से बचने के लिए बहाना करना और बोलती बंद करना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, काम पूरा होने पर स्थिति में परिवर्तन ही होता है। तो जिम में पीछे चालू होना से तात्पर्य यही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती हैं? ये मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, ये खंडीन कहलाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी सदस्य का पद किस स्थिति में रिक्त माना जाएगा? सदस्य की मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, या फिर निर्वाचन का परिहार होने पर, नियमानुसार हटा दिए जाने पर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी स्थिति में जो पद है वो रिक्त माना जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य के उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश के संबंध में निम्न में से सही कथन है? यह भूभाग रेड क्लिफ रेखा और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच स्थित है। यह प्रदेश रेड क्लिफ रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच विस्तृत है। यह क्षेत्र 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में स्थित है। और यह प्रदेश अरावली पर्वत श्रेणी और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरु प्रदेश है, यानी ये राजस्थान है, राजस्थान का उत्तर और पश्चिमी ये मरु प्रदेश है, ये रेड क्लिफ रेखा ये यहाँ पे हो गई और इसके ये यहाँ से जाती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो उसके बीच का क्षेत्र है, यहाँ से अरावली गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, आड़तिया है किसान, डाकू, दलाल या फिर गायक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाल। आड़तिया है वो ज्यादातर जो ग्रामीण परिवेश में या जो भी है जो किसान होती हैं वो अपनी फसल है ना वो बेचने के लिए शहर जाते हैं। तो शहर में जो फसल जो कोई व्यापारी होता है, तो जरूरी नहीं कि ये बढ़िया ही हो, लेकिन जो व्यापारी होता है वो किसान को है वो फसल से पहले भी धनराशि वो दे सकता है, क्योंकि किसान को अगर उसकी जरूरत होती है तो वो पहले भी ले लेता है। तो उनका वो किसान होता है वो उसी को फसल देता है, उसी से पहले ले लेता है, रुपए ले लेता है, सामान ले लेता है घर के आवश्यकता के अनुसार। तो उस बंदे को या उस दलाल को क्या बोलते हैं? आड़तिया बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से बाणिया ही माने आप, जरूरी नहीं कि ये बाणिया हो, कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन ये आड़त करता है यानी दलाली करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आड़तिया बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, किसी सदस्य का पद है वो आकस्मिक कारण से रिक्त हो गया है। उस सदस्य की पदावधि घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में रिक्त होने के 6 माह के भीतर परिवर्तित हो गई होती। ऐसी स्थिति में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार क्या प्रक्रिया निर्धारित है? आवश्यक रूप से उपचुनाव करवाया जाएगा, उपचुनाव नहीं करवाया जाएगा, राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि रिक्त पद अगले सामान्य चुनाव तक न भरा जाए, और उपरोक्त सभी। तो आपके तीनों ही हो सकते हैं। आवश्यक रूप से उपचुनाव तो करवाया जाएगा, नहीं भी करवाया जा सकता है अगर 6 माह से कम टाइम बचा हो, और राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि रिक्त पद अगले सामान्य चुनाव तक न भरा जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ, सारे हो सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, तारा, बरखान और घोराउड। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ ये है, वो राजस्थान में बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो जो पैराबोलिक होते हैं, तारा होते हैं, बरखान होते हैं। बरखान तो हमने पीछे बात की थी कि अर्धचंद्राकार होते हैं, ठीक है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी होते हैं और वनस्पति विहीन क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर हम पैराबोलिक की बात करें तो ये मरुस्थलीय झीलों में विद्यमान होते हैं। इनका निर्माण होता है वो वनस्पति या जो समतल मैदानी भाग है के बीच डिफ्लेक्शन से होता है, और इनकी जो आकृति होती है वो महिलाओं के पिन के समान होती है। महिलाओं की जो हेयर पिन होती है हेयर पिन उनके समान है, इनकी आकृति होती है। अगर इनकी बात करें तो ये राजस्थान के जैसे दक्षिण और पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम में इनका आकार है वो अत्यधिक विस्तृत होता है, लेकिन पूर्वी और उत्तरी भाग की बात करें तो यहाँ पे ये छोटे, इनके जो आकार होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, यानी अपेक्षाकृत छोटा होता है, इस साइड की अपेक्षा करता है वो छोटे होते हैं। तो ये होते हैं पैराबोलिक। तारा की बात करें कि तारा बालुका स्तूप है, ये जैसे मोहनगढ़ हो गया, जैसलमेर में मोहनगढ़ हो गया, पोखरण हो गया,
पोखरण हो गया और सूरतगढ़ के गंगानगर हो गया, तो इन क्षेत्रों में है ये तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और अगर इनकी बात करें तो ये श्रृंखला में होते हैं। तारा बालू का स्तूप होता है, ये श्रृंखला युक्त होते हैं, श्रृंखला में होते हैं। और इनकी ऊंचाई है वो होती है 10 से 25 मीटर तक, 10 से 25 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई होती है। तो ये जो ऑप्शन फोर्थ है, ये राजस्थान में बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में निर्वाचन अपराध को परिभाषित किया गया है? धारा 25, 26, 28 और 27। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड, धारा 28 है, उसमें निर्वाचन अपराध को परिभाषित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि थर्पणों से आशय है खाद्य सामग्री रखने का कक्ष, स्थापित करना, द्वार द्वार पर खड़ा रहकर भीख मांगना, या फिर रफूगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्पणों से आशय होता है स्थापित करना। राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, सोम एक सहायक नदी है साबरमती की, माही की, बनास की और लूणी की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, सोम है वो माही की सहायक नदी है। और सोम, माही और दूसरी आपकी कौन सी, जाखम, जाखम, ये तीनों का तीनों है वो वेणेश्वर डूंगरपुर में इनका मिलन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन टू। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं हैं वो लिथोसोल्स भी कहलाती हैं? दोमट मृदाएं, मरुस्थलीय मृदाएं, पर्वतीय मृदाएं, या फिर लाल मृदाएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्वतीय मृदाएं हैं वो लिथोसोल्स भी कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृद भांड यानी काले लोहित मृद भांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित दूसरे मृद भांड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, चावल, कृष्ण लोहित मृद भांड और तांबे की वस्तुएं वो आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं, लेकिन चित्रित दूसर मृद भांड है ये इससे संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों से की होती है, बिल्कुल सही। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं है, ये मेरे को गलत लगा। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका असत्य कथन है ऑप्शन है थर्ड, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट 36 क्वेश्चन है करवा दिए हैं। अब हम कल देखेंगे कि कल का जो हमारा जो टेस्ट रहेगा उसमें मैं कोशिश करूंगी 40+ क्वेश्चन लाने की, क्योंकि आज तो ये संभव नहीं हो पाया। तो आज मुझसे इतने ही क्वेश्चन हुए, मैंने सोचा कि चलो क्लास को कैंसिल करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हम कवर कर ही लें, जिससे ना तो आपका और ना ही मेरा रूटीन खराब हो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।